मार देंगे और हमारे गांव वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। गिद्दड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी जिए। तो फिर ठीक है, अल्लाह बोल दो। अल्लाह बोल। अल्लाह बोल। अल्लाह बोल। हल्ला बोल रे भैया, अल्लाह बोल। हल्ला बोल रे भैया, अल्लाह बोल। हल्ला बोल रे भैया, अल्लाह बोल। हल्ला बोल। अल्लाह बोल। अल्लाह बोल। उन्नीसवीं सदी के कुछ साल गुजरने के बाद भारत देश में कई जगहों पर ऐसे मंजर देखने मिल रहे थे। कई छोटी बड़ी झड़पें सिर्फ फिरौकी अंग्रेजों से हो रही थी। दोनों तरफ के पल्ले कभी इधर कभी उधर झुकते, लेकिन एक फौज से ज्यादा देर तक लड़ना तकरीबन 79 भारतीयों के लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म का साया धीरे धीरे पूरे भारत को अपने पंजे में कस रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जुल्म का दायरा किसानों तक बढ़ा दिया और लगान की डिमांड करने लगे। अरे हम किसानों का मुकद्दर तो आंसुओं से लिखा है ईश्वर ने। अच्छे दिन की आस में कब्र और चिता तक पहुंच जाते हैं हम, पर अच्छे दिन है कि नसीब ही नहीं होते। सही कहते हो भैया। जहां हमारी मेहनत से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट का मौसम बनने लगता है, उससे पहले ये हालात चेहरे पर आंसू उड़ेल देते हैं। अरे अब यही ले लो, इस बार फसल खूब फली तो गोरों का भी फरमान आ गया कि फसल पर लगान देनी पड़ेगी। साहूकार को सूद भरे या इन गोरों लगान के आगे टुकड़े फेंके। अरे भैया, कहता नहीं था मैं, यहाँ एक भलाई की 2-2 सजा मिलती है, गलत और लगान दोनों भरना पड़ता है। इस बार अच्छी फसल देखकर ही बिटिया की हथेली पर मेहंदी रचने का फैसला किया था, पर लगता है इस बार भी उसकी तकदीर पर बाहर नहीं आएगी। ये हरामी जीने नहीं देंगे। सिर्फ तकदीर को कोसने से मसला हल नहीं होगा काका। सही कह रहे हो, और हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अरे हाथ पर हाथ रखने से हथौड़ियों की लकीरें करवट नहीं लेगी। तो क्या करें हम, साहूकार को ब्याज दे या गोरों को लगान? बताओ, चुप क्यों हो? बताओ, किसमें ताकत है इनसे लड़ने की? बोलो, मुंह में दही जम गया है क्या? बोलते क्यों नहीं? हम सब समझते हैं काका, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है, मगर मैं कह रहा हूं हम सब अगर मिलकर कोशिश करेंगे तो पार हो जाएंगे। हाँ हाँ, पार हो जाएंगे। इन गोरों से टक्कर लेने के लिए हमारे पास क्या है? हौसला, हिम्मत, ताकत और एकता, और ये 4 चीजें जिसके पास होती है, इतिहास गवाह है उसके, वो दुश्मन के सामने झुकता नहीं है। वो दुश्मन को झुका देता है। क्या वो मान जाएंगे? अगर वो नहीं माने तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता? लड़ाई का रास्ता, टकराव का रास्ता। हाँ, आओ हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। एक घास काटने वाली हंसिया हमारे पास। अब अगर किसी ने हमारे सामने सर ऊंचा करने की कोशिश की तो उसका सर हम काट देंगे। हाँ। अरे भाई
भाई, अंदर वालों से तो हम कभी भी निपट सकते हैं, इसलिए शुरुआत हम बाहर वालों से करेंगे। और हाँ, अगर इन गैर मुल्क की दरिंदों को हमने छठी का दूध याद दिला दिया तो साहूकार भी हमारे पांव पकड़ेंगे। अरे बेटा भोला, तिनके तो ख्वाब भी पूरे नहीं होते, बीच में ही आग खुल जाती है, और तुम हो कि दिन में ही आसमान पे तारे दिखा रहे हो। अरे कोई आसान काम है गौरव से टक्कर लेना? साहूकार के साथ चलने वाले एक लठैत का तो बाल बांका ना कर सके, तो इन बंदूक वाले कमीनों का क्या बिगाड़ लेंगे हम? तुम्हारी शराफत है काका, वरना तो क्या अब शराफत भी गिरवी रखनी पड़ेगी? हाँ, शराफत गिरवी रखनी पड़ेगी, वरना वो बुरे कुत्ते हमारी घर की औरतों को उठाकर ले जाएंगे, शक्ल बना कर रख देंगे उनकी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सकेंगे वो कुत्ते। अगर बात बहू बेटियों की इज्जत की है, तो मैं इस जन्म तो क्या, सातों जन्म उन कुत्तों से लड़ने को तैयार हूँ। शाबाश काका, शाबाश। काका का साथ और हाथ हमारी ढाल है। अब इस गांव के खेत खलियान से गोरे एक दाना भी नहीं ले जा पाएंगे। भेज दो गौरव को संदेशा। अब उनके आगे हम लगान के टुकड़े नहीं फेंकेंगे। काका, संदेशा देगा कौन? अपने करीब जो गांव है उसमें मंगल पांडे रहता है, सुना हुआ अंग्रेज फौज में। हम सब मिलकर उससे बात करेंगे, अगला कदम बढ़ाएंगे। क्या कहते हो सब? हाँ, ठीक है। और ये सही भी रहेगा। फागुन का त्योहार आ रहा है, उसमें मंगल पांडे को अपने गांव बुलाता है, उसके साथ फागुन मनाते हैं और फिर आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। किसान एकता जिंदाबाद! 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 फागुन यानी बाहर का मौसम। बाहर में हर पेड़ की हर डाल नई नवेली दुल्हन की तरह दिखाई देती है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, रंग बिरंगे फूल, सुहाना मौसम और फूलों की तरह हर चेहरा खिला खिला नजर आता है, मानो कोई बड़ा त्योहार हो, जैसे दशहरा, दिवाली, ईद या होली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का साया क्या पड़ा भारत देश पर? यहाँ की सारी रौनकें मध्यम हो गई। त्योहार तो सब मनाए जा रहे थे, लेकिन उनमें वो मजा बाकी नहीं रहा। जैसे जिंदा तो थे, मगर किसी के चेहरे पर वो ताजगी और निखार नहीं थी। वो मजा होगा भी क्यों? आजादी और गुलामी का ये भी तो एक फर्क है। भारत देश अब चारों ओर से तकरीबन मुकम्मल गुलाम हो चुका था। राजा, महाराजा, नवाब, जागीरदार, जमींदार सब गोरों के चरणों में अपनी रियासतें, महल, कोठी, जमीन बचाने के लिए उनसे साथ गांठ और दोस्ती कर रहे थे। वो अंग्रेजों की तरफ तलवार तो क्या, कभी तलवार की नियाम भी नहीं करते कि कहीं कंपनी बहादुर नाराज न हो जाए। गोरों से एक तरफा दोस्ती में अंधे होकर वो अपनी सल्तनत और जायदाद लुटा रहे थे। गोरे ऑफिसर नक्शे पे लकीर खींच देते और वो उनके नाम हो जाते। खेल में कितने राजा, महाराजा और जागीरदार लुट गए, बर्बाद हो गए, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार के अलावा ये खौफ भी था कि सिर्फ तलवारों से गोरों की तोपों और बंदूकों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। लेकिन आवाम में मर मिटने का जज्बा अब भी बाकी था। आवाम और किसान दोनों ही अंग्रेजों के जुल्म और सितम से बेजार हो चुके थे। वो जिल्लत भरी जिंदगी की बजाय इज्जत वाली मौत चाहते थे। वो वतन पर मर मिटने को तैयार थे। मुल्क के कई हिस्सों में यही सूरत हाल थी। अब इस गांव में देखते हैं कि फागुन जश्न मनाने के बाद क्या फैसला किया जाता है। भैया खूब मजा आया, तबीयत एकदम बेहाल हो गया। इसे
फीका फीका रहा, क्यों भैया? अरे भैया फागुन क्या, हर त्योहार फीका फीका रहा है। अरे पैरों में गुलामी की बेड़िया हो तो कौन भला कैसे नाचे। पर एक बार इन दोनों को भारत से जाने दो, फिर देखना हम फागुन कैसे मनाते हैं। अरे मंगल भैया, इस बार आपके गांव में भी सभी त्योहारों का रंग फीका पड़ गया होगा। अरे नहीं भाई, हम तो त्योहार को जैसे तैसे मना लेते हैं, त्योहार का रंग ढंग नहीं देखते। अगर त्योहार का रंग फीका पड़ जाता है तो उसमें मौज मस्ती का गुड़ और डाल देते हैं और त्योहार मीठा हो जाता है। मैं आपकी अंग्रेजों से खूब जमती है। अरे भैया, हमने तो कुछ और ही सुना है। अरे यही कि इनकी तो गोरों की गोरी गोरी में से भी खूब जमती है। क्यों मंगल भैया? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ एक अफसरों से थोड़ी बहुत जम जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये तो बताओ आखिर बात क्या है? हाँ? उन्होंने हमारे गांव में संदेशा भेजा, कैसा संदेश? फसल पर लगान मांग रहे हैं। तो लगान हम देना नहीं चाहते। क्यों? अरे कर्ज पर साहूकार को सूद दे या गोरों को लगान। ये तो हमारी सीधे सीधे कमर तोड़ना चाहते हैं। मुझे ये बताओ मंगल भैया, सूद और लगान रख देंगे तो खाएंगे क्या, मिट्टी फाकेंगे? अरे ये तो जुल्म है मंगल भैया। और नहीं तो क्या? अरे मेहनत करें हम और ऐश करे वो। अरे दिन रात मेहनत करते हैं हम, न वक्त देखते न मौसम, अपने बच्चों से ज्यादा देखभाल करते हैं इन फसलों की। और बदले में हमें क्या मिलता है? बाप दादा को बचा हुआ कर्ज और ब्याज। और मंगल भैया ये अभी से नहीं चल रहा है, ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। बाप दादा का कर्ज और उनका ब्याज उनकी नस्लें अदा कर रही है, फिर भी साला खत्म नहीं हो रहा है। और अब लगान के कोड़े भी हम किसानों की पीठ पर मारने की तैयारी कर रहे हैं ये गोरे। हम लगान नहीं देंगे। हाँ, हम लगान नहीं देंगे। लगान नहीं देंगे। हम लगान नहीं देंगे। लगान नहीं देंगे। ऐसा लगान नहीं देंगे। कोई लगान नहीं देंगे। हम लगान नहीं देंगे। कोई लगान नहीं देंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। देखो, गोरे इसको बगावत समझेंगे। वो क्या समझते हैं हमें नहीं पता, हम बस इतना जानते हैं कि हम लगान नहीं देंगे। शंकर, बगावत का मतलब मौत होती है। मौत? भूख से एड़ियां रगड़ रगड़ने से बेहतर होगी वो मौत। बोलना आसान है शंकर, जब फौज गांव में दाखिल होगी ना तो सांसें थम जाएंगी और वक्त ठहर जाएगा। अपनी जान बचाओगे या अपनी बीवी बच्चों को? देखते सुनते तो हो आप लोग कि आसपास के गांव में क्या हो रहा है। मेरी मानो तो गोरों से टकराने की नौबत मत आने दो। इसीलिए तो बुलाया है आपको, आप हमें कोई रास्ता बताइए। हमारा हमारा फरमान जो है वो गुरु के सामने रखिए, बात कीजिए उनसे। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे मानेंगे। अरे देखो, अंग्रेज यहाँ कारोबार करने के लिए आए हैं और कारोबारी अपना घाटा कैसे सहेगा? लगान लेना उनका हक है। हक? अरे देखा आप लोगों ने? अरे भाई देखते हो तुम भी? मैं ना कहता था ये गोरों का दोस्त है, हम भारतीयों का नहीं। काका, धर्म काका, अरे तुम मुझे क्यों चुप करा रहे हो? देखते नहीं ये गोरों की ही तरफदारी कर रहा है। अरे इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी का अनाज भी खाता है, और खून में उबाल आ रहा है तो गोरों के लिए। काका मुंह बंद रखो अपना। शांत रहेंगे काका? हम ना बात कर पाते। काका आप शांत रहेंगे? ठीक है। देखो बात सिर्फ इतनी सी है
ये जो लड़ाई है वो शांति से अगर सुलझ जाती है तो बेहतर है आपके लिए, वरना अगर गोरों से लड़ने की नौबत आ गई तो हम सब तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। करिए, बात करिए। अरे गोरों से उम्मीद और अपनों से आस लगाकर धोखा ही मिलेगा, देख लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गोरे अगर बात मानते होते तो कंपनी की फौज में भर्ती हिंदुस्तानी कारतूस पर लगी गाय और सुअर की चर्बी को दांतों से नहीं छीलते। क्या बकवास कर रहे हैं आप ये दावे से कैसे कह सकते हैं? और नहीं तो क्या, हमको पूरी खबर है और तुमको नहीं है कि गोरों ने जो नई एनफील्ड राइफल्स मंगाई है उसके कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। मैं इस बात से अनजान हूं, लेकिन मैं आप सभी को वचन देता हूं, अगर ये बात सत्य साबित हुई तो गोरों से सबसे पहले बगावत करने वाले शख्स का नाम होगा मंगल पांडे। एंथनी, इतने खामोश क्यों हो? Is there anything wrong? यस सर। Tell me. सर, नए राइफल की कारतूस की वजह से फौजी टुकड़ियों में बेचैनी बढ़ गई। ये तो बेहतरीन हथियार है, इसका निशाना भी जबरदस्त है। फिर प्रॉब्लम क्या है? सर, कारतूस को पहले दांत से काटना पड़ता है। Yes, of course, I know. सर, वो बोलता है कि कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी लगा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है एंथनी? सर, सुअर मुसलमानों के लिए हराम है और गाय को हिंदू माँ कहता है। परेड प्रॉपर करो। 1 2 1 2 1 2 1। एंथनी, हम यहाँ पर उनकी बातें सुनने नहीं आए, हम यहाँ पर उन पर हुकूमत करने आए हैं। हम उन पर हुकूमत करेंगे, वो हम पर नहीं। Do you understand? यस सर। गुड। फौज में कितने लोग हैं जो ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना करता है? सर, बहुत से लोग हैं सर। उन लोगों से कहो कि ये सारी बातें झूठ है, अफवाह है, इट इज जस्ट एन रूमर। ओके सर। और जो लोग ये कारतूस इस्तेमाल करने को तैयार है, उन लोगों को थोड़ा बहुत इनाम दे दो। और जो तैयार ना हो सर? गुड क्वेश्चन एंथनी। जो लोग तैयार ना हो, जो लोग तैयार ना हो, उन्हें किक मार दो। यू आर राइट सर। एंथनी, आई एम पॉलिसी मेकर। जब तुम कुछ लोगों को इनाम दोगे और कुछ लोगों को किक मार दोगे तो इन लोगों में आपस में ही फूट पड़ जाएगा। और इंग्लैंड से हम यहाँ पर इसलिए तो आया है, लड़ाओ और हुकूमत करो। इन हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ने दो, हम यहाँ बैठकर तमाशा देखेगा। ओके सर। एंथनी,
Yes, sir. One more thing. अगर तुम इन गुलामों का सारा डिमांड पूरा करेगा तो इनके पास मांगने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा. You black Indians, 1, 2, 1, 2, 1. एंथनी, अगर तुम इन लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएगा तो ये लोग तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा. और अगर ये लोग तुम्हारे सिर चढ़ गया फिर हम रानी सरकार का ताज किसके सर पर रखेगा? Tell me. Yes, sir. I warn you, एंथनी, कंपनी अपना फायदा देखती है, लोगों का नहीं. इसलिए तुम भी कंपनी का फायदा देखो, लोगों का नहीं. जिस दिन कंपनी को लगेगा कि तुम कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं हो, कंपनी तुम्हें भी निकाल कर फेंक देगी. फिर लंदन कैसे जाओगे? सर, मैं कंपनी का फर्माबरदार हूँ. कल भी था और कल भी रहूंगा. Very good, Anthony. I'm proud of you, my boy. Now go and find out कि फौज में इतने लोग हैं जो ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना करता है. Find out करो कि उनका लीडर कौन है. और जैसे ही पता चले एंथनी कि लीडर ये है, उसे हैंग कर दो. वो इंडियंस में कहावत है ना रहेगा बाज और ना बजेगी बांसुरी. सर, 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 मंगल पांडे ने हमसे तुम्हारी बात की, लेकिन कंपनी का ये फैसला है कि लगान लेना कंपनी का हक है और कंपनी अपने हक से पीछे नहीं हट सकती. इसीलिए आप सब लोगों को अपनी हर फसल पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान देना पड़ेगा और जो भी लगान नहीं देगा कंपनी उसे कंपनी के बनाए गए कानून के मुताबिक सजा देगा. अब ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम्हें लगान देना है या फिर सजा भुगतनी है. फैसला कर लिया हम लोगों ने. भले ही हमारी जान चली जाए पर हम लोग लगान नहीं देंगे. हम जान दे देंगे लेकिन लगान नहीं. धरती हमारी, खेत खलियान हमारे, फसल हमारी, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारा, फिर हम लगान आपको क्यों दें? पहले था तुम्हारा इंडिया, अब हमारा है इंडिया. कंपनी बहादुर का है इंडिया. वाह, मान ना मान और मैं तेरा मेहमान. भारत पहले भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी रहेगा. गोरों का यहाँ कुछ भी नहीं है. मंगल, इनसे कह दो कि लगान तो इनको देना ही पड़ेगा, वरना हम सारा खेत जला देगा, सारा फसल जला देगा और इनका घर भी जला देगा. देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लोग मानने वाले नहीं है. क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए हो? लगान दे दो. मंगल, जान जाती चली जाए पर तुम्हारी तरह ईमान नहीं जाने देंगे. बकवास मत कर, मुंह बंद रख अपना. एक दाना भी अगर किसी ने उठाया तो याद रखना वो अपने पैरों पे वापिस जाने के काबिल नहीं रहेगा. रुक जाओ. मैं कहता हूं, रुक जाओ.
घिसटी लाशें और जख्मों से कराते मर्द औरत और बच्चे। जलते हुए खेत खलियान और फसलें, हर तरफ चीखों पुकार, आंखों से बहते आंसू और सिसकियां, फिरंगियों को कोसने की, गालियों की, श्राप देने की आवाजें। पूरे भारत देश में इसी तरह का नजारा हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता। जुल्म पर वान चढ़ रहा था और जुल्म बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो रही थी। भारतीयों के दिल में अब अंग्रेजों के खौफ से ज्यादा उनकी नफरत बढ़ रही थी। और दिल में जलती हुई इसी नफरत की आग में वो अपनी गुलामी की जंजीरों को जलाकर तोड़ना चाहते थे। अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करने की तमन्ना अब उनके अंदर अंगड़ाई लेने लगी थी। अब हर भारतीय गोरों के हाथ मरने से पहले कम से कम एक गोरे को जरूर मारना चाहता था। अब ये बात यहाँ से निकलकर दूर तक पहुँच गई। गोरों के फौज में शामिल हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी हलचल मच गई। उनके दिलों में भी अंग्रेजों से नफरत का जज्बा तूफान बनकर उठने लगा। उनके अंदर भी निजात हासिल करने की तमन्ना अंगड़ाई लेने लगी, यानी रुत बदलने लगा। मौसम बदलने लगा, हवाओं का रुख बदलने लगा। दुखों का सूर्यास्त होने वाला था और खुशियों का सूर्योदय। सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब इस कहावत की धज्जियां बिखरने वाली थी। लेकिन बदलाव आएगा कैसे? कौन लाएगा ये बदलाव? इस बदलाव के लिए तो बहुत से योद्धा तैयार थे, लेकिन तकदीर ने मंगल पांडे पर मोहर लगाई। उसे अंग्रेजों का बागी बनाकर हिंदुस्तान की आजादी का हीरो बना दिया। यार मंगल, हम फौजिया की जिंदगी भी अजीब ही हो ऐसा है। हम ना डरते हो हैं ना घाटते। गांव और घर देख के एक अरसा बीत जाता है। अरे हाँ भाई, बीवी बच्चन से मिले तो महीना गुजर जाता। बस कानों में एक ही आवाज सुनाई देवत है कि आज हिया कुछ करना है तो कल हुआ कुछ करना है, आज हिया डेरा डालना है तो कल हुआ डेरा डालना है। सारी जिंदगी बस फौज की टुकड़ी में ही इधर उधर कट जाएगी। यार जिंदगी का हिसाब किताब करने बैठोगे ना तो सिर्फ धूल मिट्टी ही हाथ में आएगी। तो जिन लोगों को हमने गोली मारी है उनका खून 2 बरस पहले बीवी की मांग में सिंदूर डालते वक्त कहा था कि सदा सुहागन हो। लेकिन ये ख्याल हमेशा बना रहता है कि पता नहीं बीवी की मांग से कब सिंदूर खुलने का वक्त आता। मंगल तो फिर भी कुछ नसीब सा है कि तब तक तुम्हारा सा है। अरे भाई, हमारे माँ बाप नहीं है क्या? उन्हें भी हमारी और हमें भी उनकी फिक्र लगी रहती। हर वक्त एक ख्याल सताता रहता है कि न जाने किस मोर्चे पर जिंदगी की शाम हो जाए। अजीब जिंदगी है फौजियों की। एक मुजरिम को भी फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा और ख्वाहिश पूछी जाती है, लेकिन फौजियों को तो ये मौका सच कहते हो मुन्ना। अरे मुजरिमों का रिकॉर्ड तो लिखा भी रहता है, लेकिन हम कहाँ मर खप जाएंगे, ना ही कोई बता सकेगा और ना ही कोई याद रखेगा। यार तुम याद रखने की बात करते हो, हमारी लाश ही हमारे घर तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। के बात है, अचानक चुप क्यों हो गए? बस ऐसे ही कुछ सोचने लगे थे। क्यों सोचने लगे? यही कि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ लड़ रहे। हमने से बहुत सी लोग उन्हें मार भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। जरा सोचो, जब हम किसी को मारते हैं तो उनके साथी उन्हें शहीद कहते हैं कि वो दुश्मनों से लड़ता हुआ अमर हो गया। जब हम मरते हैं तो ये गोरे हमें ऐसा कुछ नहीं कहते। वो तो कहते हैं कि बस दुश्मनों को मारो, लेकिन जब हम मरते हैं तो गोरे हमें शहादत का दर्जा क्यों नहीं देते? हर फौजी की तमन्ना होती है कि वो किसी के लिए जान दे, अपने देश के लिए जान दे और शहीद कहलाए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमें शहादत का दर्जा
मंगल हम शहीद हो भी कैसे सके सर, शहीद होने खातर किसी लिए जान देना पड़ा सर, जैसे अपने देश खातर या अपने किसी चहेते खातर। और हम लोग तो गोरों के लिए अपने ही देश और देशवासियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मंगल, तुम्हें एंटनी सर बुला रहे हैं। अब उनसे कहिएगा मैं अभी हाजिर होता हूँ। जल्दी आओ। सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ मंगल, कम इनसाइड। हमें सूचना मिली है कि रहीमपुर के बॉर्डर पर कुछ सरफरे बागी जमा हो रहे हैं। उनकी नजर कंपनी के उन गोडाउन्स पर है जहां फौज के हथियार और गोला बारूद रखे हैं। तुम अपने रेजिमेंट को तैयार करो, 2 दिन बाद रहीमपुर कूच करना है। ओके सर। और 2 दिन तुम और तुम्हारा रेजिमेंट नई एनफील्ड 53 राइफल को चलाने की प्रैक्टिस करो। लेकिन सर, इस नई राइफल के बारे में गांव वालों में बातें हो रही कि इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जो हम हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नाजायज है। ये हमारी आस्था और अकीदे के खिलाफ है। झूठ है, अफवाह है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर धर्म और मजहब के लोगों का एहतराम करते हैं। सर, मैं ये तो नहीं जानता कि वो अफवाह गलत है या आपका दावा, लेकिन अगर ये बात सच साबित हुई तो याद रखिएगा, हिंदुस्तानी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन दीन धर्म पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा यकीन करो मंगल, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो फौज में बगावत के जिम्मेदार आप ही होंगे। बगावत? कौन करेगा बगावत? मैं, मंगल पांडे। मैं देख रहा हूं एंथनी के चींटियों के भी पर निकल आए। अगर इनके पैर अपने पैरों तले नहीं कुचले तो ये तुम्हारे ही आंखों को तकलीफ देगी। सर, ये आप हमारे बारे में बोल रहे हैं? नो 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 मंगल, ये मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, ये तो मैं उनके बारे में कह रहा हूं जो शहीद होना चाहते हैं। मंगल, हमारे यहाँ लड़कर मरने वालों को हम इनाम और रुतबा नहीं देते, क्योंकि हम उन्हें इस काम के पैसे देते हैं। इसलिए लड़कर मरने वालों को शहादत नहीं दी जाती। लेकिन हाँ, जो हमारे सामने सिर उठाने की कोशिश करते हैं उन्हें हम बागी जरूर कहते हैं, और हमारा दस्तूर है कि हम बागियों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। मंगल, मैंने सुना है कि तुम एक बहुत ही बहादुर एंड व्हाट यू से एंथनी, वफादार सर। या वफादार सिपाही हो। हम तुम्हारी रैंक बढ़ाने और प्रमोशन के बारे में सोचेंगे। जाओ मंगल, अपनी नई एनफील्ड राइफल की प्रैक्टिस करो। Go, go, go fast. उफ, इन गुलामों की इतनी हिम्मत। सर, उस तेवर को हम हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एंथनी, अगर इन गुलामों को अपनी धरती माँ के लिए मरना है तो मरे, हम क्या कर सकते हैं? ये हमें यहाँ से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम मुगल्स नहीं, ब्रिटिशर्स हैं। मुगल तो बेचारे इसी जमीन में रहकर यहीं पर समा गए, लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स को पता चले कि इस धरती की मिट्टी में सोना है, तो हम यहाँ की मिट्टी भी हमारे साथ इंग्लैंड लेकर जाएंगे। ये हमें
उखाड़ कर फेंक कर आजाद हिंदुस्तान चाहते हैं। उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम जानते हो क्यों एंथनी? क्यों सर? क्योंकि इस सोने की चिड़िया के पर हमने काट डाले। And even if 1% हमको आजादी देनी पड़ी तो ये आजादी हम इन लोगों को भीख में देगा। On this point, I differ with you, Mr. William. As far as my studies are concerned, ये हिंदुस्तानी अपने देश के लिए करते हैं। आप देखो हम इन पे कितना जुल्म करते हैं, इनको हंटर से मारते हैं, इनकी बीवी बच्चियों को बेइज्जत करते हैं, इनके खेत खलियानों को जला देते हैं, इनको हमारे सामने झुकने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये आज़ादी की लड़ाई से पीछे नहीं है। ये आज़ादी भीख में लेने वाले लोगों में से नहीं, लड़ कर लेने वाले लोगों में से। Anthony, are you an officer of British Army or an Indian? No, William. I'm a student of history. I have little knowledge of this community. Oh, now let's see. Let's see, Anthony. लेकिन इस बात पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर हमको आजादी देनी पड़ी तो हम ये आजादी इन लोगों को भीख में देगा। तो लगाओ 5,000 की शर्त। अगर इनको ये आज़ादी भीख में मिली तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, और अगर ये आज़ादी इन्होंने लड़ कर ली तो आप मुझे 5,000 रुपये दोगे। Done. विलियम सर और एंथोनी सर का हुक्म है कि 2 दिन के बाद हमारी रेजिमेंट को रहीमपुर कूच करना है। इसलिए 2 दिनों तक हमें नई राइफल से प्रैक्टिस करना है। इसके लिए अभी हमें ग्राउंड चलना होगा। आइए। जवाब दो। अब तक जवाब मांगने पे अच्छा होता कि आप अपने आप तक जवाब पूछते। मतलब यह है मंगल कि हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। हम वो नई राइफल की कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगर क्यों? तो तुम जानते हो मंगल है। समझा। देखो, एंथोनी सर और विलियम सर ने ये यकीन दिलाया मुझे कि इस नई राइफल में किसी भी जानवर की चर्बी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सिर्फ अफवाह है, झूठ है। ये उनकी बात पर यकीन किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं? सबूत क्या है? सिर्फ जबानी बात पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर उन गोरों की। अगर तुम्हें उस कारतूस से यानी गाय और सुअर की चर्बी से कोई फर्क ना पड़ता हो तो तुम जा सकते हो, पर हम अपना धर्म और मजहब भ्रष्ट नहीं करेंगे। देखो, अरे ये झूठ है, अफवाह है ये। मैं बोल रहा हूँ ये झूठ है। कम से कम मेरी बात का तो यकीन करो। जाओ, चले जाओ। कहां जाओगे? कहां तक जाओगे? अरे जहां जाओगे, जहां तक जाओगे, जहां भी जाओगे, हर तरफ गोरों की हुक्मरानी मिलेगी। ये देश वाले यानी हम सब गोरों के गुलाम हो चुके गुलाम। यहाँ इन्हीं का हुक्म चलता है। इनसे टकराने की हिम्मत और साहस चाहिए, वो है तुम्हारे पास? जवाब दो। हम सब गुलाम हैं, गुलाम। गुलाम बुज़दिल होता है, कायर होता है, दूसरों के रहमो करम पर होता है। यहाँ तक कि हमारा देश, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, सब कुछ इन्हीं पूरे आकाओं के रहमो करम पर है। मुझे धर्म का दाना मत दो। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण। तिलक लगाता हूं और जनेऊ भी पहनता हूं और बहादुर भी हूं। अगर मुझे मालूम चल गया
कि कारतूस में जानवर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है तो गोरों से सबसे पहले बगावत मैं करूंगा, और वो भी तुम्हारी तरह पीठ पीछे नहीं, गोरों के सामने खड़े होकर। मेरी धार्मिक आस्था और आर्थिकता पर संदेह करते हो। अरे ये धरती मेरी माँ है, मैं इसी भारत माता का सपूत हूं। और तारे पर तुझे बता देंगे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या तुम्हारे दिल में है। हे ईश्वर, मेरे मालिक, मैं अंधेरे में भटक गया हूँ, मैं अंधेरे में उलझ गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा। मेरे मालिक, मैं अंधेरे में उलझ गया हूँ, भटक गया हूँ, मुझे रास्ता दिखा। मेरा मालिक, मुझे रास्ता दिखा। मैं उलझ गया हूँ अंधेरे में, भटक गया हूँ अंधेरे में। हे ईश्वर, हे ईश्वर। My lord, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे मुल्क में अपने नापाक इरादों का जाल फैला रही है। वो पूरे मुल्क को अपने खूनी शिकंजे में कस रही है। वो मजहब और आस्था के नाम पर भारतीयों को ब्लैकमेल कर रही है। तो कहीं हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा कर रही है। हम ऐसा ही एक मुल्जिम आपकी अदालत में पेश करना चाहते हैं। मुल्जिम मंगल पांडे, अपनी ही जमीर की अदालत में हाजिर हो। मंगल पांडे मुजरिम है, उन सैकड़ों फौजियों का जो कारतूस के खिलाफ गोरों से बगावत करना चाहते हैं। इस धरती पर जन्म लेकर फिरंगियों की नमक हलाली का कसूरवार है जज साहब। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो मंगल पांडे। जज साहब, मुझ पर लगे सारे इल्जाम गलत। मैं बेगुनाह हूँ। मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए फिलहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला कल मेरी बेगुनाही का सबूत दे देगा। जज साहब, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम जरूर हूँ, लेकिन मैं गोरों का जर खरीद गुलाम नहीं। हाँ, मैंने उनकी उंगली पकड़ी है, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर ताकतवर गोरे मुझे मेरी भारत माँ की गोद से नीचे उतार सके। तो साहब, मैं योद्धा हूँ, योद्धा, तो योद्धा अपने फैसले खुद करता है। मैंने मौके की नजाकत देखकर और हालात का अंदाजा लगाकर जो भी फैसला किया है, मुझे यकीन है कि मेरा यह फैसला किसी को मायूस नहीं करेगा, बल्कि हर भारतीय का सर फक्र से ऊंचा कर देगा। और मुझे ये भी यकीन है कि मेरा यह फैसला इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। जज साहब, मेरा ज़मीर और मेरे दोनों वकील यानी वक्त और हालात अगर आज शाम तक मुझे मौका दें तो कल मेरा किरदार इन्हें और मेरे सभी साथियों को गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र नजर आएगा। जय हिंद। एक एक करके आगे बढ़ो और नई राइफल की प्रैक्टिस करो।
अफसर की बात न मानना जुर्म है। आप लोगों को इसकी सजा मिलेगी। हम आपका हुक्म नहीं मान सकते। हम इस नई राइफल से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हम आपकी बात मानते हैं तो ईश्वर हमें सजा देगा, और ईश्वर की दी हुई सजा आपकी दी हुई सजा से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि इस नई राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी। हाँ, ये सारी बातें झूठ है, अफवाहें है। ये सच है, इसलिए आप इसे झूठा नहीं कह सकते, और बहुत से गांव वालों ने मालूम भी कर लिया है। हमने पता कर लिया। इसलिए झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर। माइंड योर लैंग्वेज मंगल। तुम मुझे झूठा कह रहे हो। सर, अब बात को खामखा दूसरा मोड़ दे रहे हैं। आप कहें तो हम इस पुरानी राइफल से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। मंगल, यहाँ पर अफसर मैं हूँ, मेरा हुक्म चलेगा। तुम ब्लडी इंडियंस का नहीं। हम भी अपने दिल का हुक्म मानेंगे, किसी गोरे ब्रिटिश कुत्ते का नहीं। मंगल, लाइए बात। आपकी चीज से हम डरने वाले नहीं हैं। वैसे भी कुछ देर भोगने के बाद कुत्ते चुप हो जाते हैं। गुलामों की इतनी हिम्मत। गुलाम तुम समझते हो हमें, हम तुम्हारे गुलाम नहीं। और अभी आपका हुक्म न मानकर हमने साबित कर दिया है, और अब आज से ये कोशिश होगी कि इस पूरे हिंदुस्तान को गोरों की गुलामी से आजाद करवाया जाए। मंगल, मैं तुम्हें एक ईमानदार और वफादार सिपाही समझता था, लेकिन तुम तो हमसे गद्दारी करना चाहता है। अभी तक आपने हमारी वफादारी देखी है, और अब क्रोध देखी। हमसे टकराने का अंजाम जानते हो। अंजाम की परवाह बुज़दिल करते हैं, और हम बुज़दिल नहीं हैं। जिन बंदूकों से तुम लोग प्रैक्टिस करने को मना करता है, मेरे एक इशारे पे अंग्रेजी अफसर उसी बंदूक से तुम लोगों पर निशाना लगाएंगे। बंदूक की धमकी मत दीजिए मिस्टर विलियम। बंदूक एक बेवफा माशूका की तरह होती है, जो कब किधर मुंह मोड़ ले। क्या बात है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, लास्ट चांस। मैं आपको आखिरी मौका देता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दे, वरना गोरों की लाशों का बोझ भी हम भारतीयों को उठाना पड़ेगा। देखो इस मगरूर चिराग को, एक सूरज का सामना करने चला है। ये चिराग बहुत से चिरागों से रोशन हुआ है मिस्टर विलियम, और मैं अकेला नहीं हूं। पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि लाखों चिराग मिलकर भी एक सूरज का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन शाम ढलते ही एक अकेला चिराग डूबते हुए सूरज पर हंसता है, और इस दुनिया से अंधेरा खत्म करने के लिए सूरज की जगह ले लेता है। और अब आपके सूरज का भी डूबने का वक्त आ गया। स्टॉप इट मंगल, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब तुम मेरा ऑर्डर सुनोगे। आज 29 मार्च 1857 को तुम्हारी बंदूक और वर्दी तुमसे ले ली जाएगी। मेजर, यस सर। मंगल की बंदूक और वर्दी अभी के अभी ले ली जाए। इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। आपने तो कहा था इस चौपाल पर इस पेड़ के नीचे आप तब तक नहीं बैठोगे जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाता। जी हाँ, मैंने ये कसम खाई थी। फतेहगंज के इसी चौपाल के इसी दरख्त पर मेरे वालिद मौलवी मिफ्ता और इस गांव की मस्जिद के इमाम को फांसी दी गई। तो जरा ये भी तो सोचो
कि आज की ये बैठक गोरों को इस देश से बाहर करने के बारे में हो रही है, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। ये मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से बगावत करके भागे और गांव-गांव फिरकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा कर रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। सुभान अल्लाह। जब तक इस मुल्क का हर नौजवान बेदार नहीं होगा, ये गोरे हम पर जुल्म करते रहेंगे। तो क्या मंसूबा है आपका, जरा हमें भी बताइए मंगल साहब। देखिए, आज अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में अपना कब्जा कायम कर लिया है। उन्होंने हमें और हमारे देश को गुलाम बना लिया है। अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को इनकी गुलामी में छोड़ देंगे तो याद रखिएगा, उनका दीन धर्म भी नहीं बचेगा। ये लोग हमारे देश को लूटकर मल्लिका विक्टोरिया के देश को सजा रहे हैं। हमारा सारा अच्छा माल जो हमें नहीं मिलता उसे लंदन भेज दिया जाता है। बाद में उनके सिपाही उसी माल को भारत में लाकर हमें ज्यादा कीमत में बेचते हैं। आप लोगों का बनाया हुआ रेशमी कपड़ा इसकी मिसाल है। हमारे किसान भाई अपनी पसंद की फसल नहीं उगा सकते, उन्हें नील और अफीम उगाने को कहा जाता है। यहाँ तक कि उन्हें उनकी अपनी उगाई हुई फसल की सही कीमत भी नहीं मिलती है। सब हैरान है, परेशान है, लेकिन खामोश बैठे हैं। सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इन गोरों से लड़ रहे हैं। अरे भाई, अच्छे अच्छे राजा नवाबों ने उनके सामने घुटने टेक दिए, तो फिर हम और तुम क्या कर लोगे? हर उरूज को जवाल है, ना फिरौन रहा ना नमरूद। ऐसे ही इनकी ताकत भी एक दिन खत्म हो जाएगी। और भाइयों मेरे, डरकर जीने से तो बेहतर मौत है। अगर आज हम इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वरना पूरा हिंदुस्तान इनकी गुलामी में आ जाएगा। फारूक जी ठीक कह रहे हैं। अगर आज हमने बुजदिली दिखाई तो याद रखिएगा, हमारी आने वाली नस्ल खुद अपना सीना इन गोरों की बंदूक के सामने रखेगी। माना कि हम थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन यकीन मानिएगा धीरे धीरे हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम शामिल हो जाएगी। दोस्तों, हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन हम ये आजादी की लड़ाई एक चिंगारी है जो भविष्य में विकराल रूप लेगी। हम अपनी आने वाली नस्ल को गुलाम हिंदुस्तान नहीं देंगे, उन्हें आजाद हिंदुस्तान देंगे। ये आजादी की लड़ाई है, गुजरे हुए कल की आजादी आने वाले कल के लिए। हाँ, हम तैयार हैं आजादी की लड़ाई के लिए। हम भी तैयार हैं। खबरदार, अगर कोई भी अपनी जगह से हिला दो, हमारी फौज ने पूरे फतेहगंज को चारों तरफ से घेर लिया। आपकी बीवी बच्चे भी हमारे कब्जे में। लेकिन हम उन लोगों को छोड़ सकता है अगर आप लोग मंगल पांडे को हमारे हवाले कर दो। हरगिज नहीं। आजादी का हर एक सिपाही हमें हमारे घर वालों से ज्यादा कीमती है। और एक बात और बता दूं मैं आपको ऑफिसर, कि हमारे बीवी बच्चे भी सिपाही हैं। अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम अपनी जान दे देंगे, पर मंगल को गोरों के हवाले नहीं करेंगे। नहीं फारूक जी, नहीं। मेरी एक अकेली जान के लिए इतने जानों की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन इनकी जिंदगियां बहुत कीमती है, क्योंकि कल इनमें से ही कई मंगल पांडे पैदा होंगे और इन गोरे कुत्तों का जीना हराम कर देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपको गोरों के हवाले तो नहीं करेंगे। मंगल भाई आप निकलो, मंगल भाई आप निकलो। नहीं, अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मंगल भाई आप निकलो, मंगल भाई पीछे चल पीछे। मंगल भाई आप निकलो, मंगल भाई, मंगल भाई आप निकलो। देश का बहादुर सपूत 6 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार हो जाता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है। फिर 18 अप्रैल 1857 में उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। मंगल पांडे की गिरफ्तारी से
पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ता है और फौजी टुकड़ियों में भी बगावत पैदा हो जाती है। और 18 अप्रैल की बजाय घबराए हुए गोरे उसे 8 अप्रैल को ही फांसी दे देते हैं। और देश आजाद हो गया। देश के जालों ने अपने खून का बलिदान दिया। देश पर मर मिटने वालों में से हिंदू मुसलमान सभी थे। ऐसा लगता था देश के हर घर से कोई बेटा है, किसी ना किसी का खून बहा है। बहुत तकलीफों और मुसीबतों से देश आजाद हुआ। विलियम शर्ट हार गया। एंथनी ने 5000 रुपए जीते। जब दोनों इंग्लैंड जाने के लिए बंदरगाह पर खड़े थे तब विलियम की मुट्ठियां बंद थी। तब एंथनी ने पूछा, विलियम, तुम्हारी मुट्ठियों में क्या है? इस भारत देश के मिट्टी है। क्या ये सोना मिली मिट्टी? नो एंथनी, ये लोहे का इरादा रखने वाले, दिलों में प्रेम रखने वाले भारतीयों के देश हिंदुस्तान की मिट्टी है। क्या बात है। और भक्ति। तुम इसका क्या करोगे विलियम? एंथनी, मैं इसे अपने राइटिंग टेबल पर, अपने पूजा स्थल पर, अपने डाइनिंग टेबल पर रखूंगा। ये मुझे हर वक्त याद कराता रहेगा कि मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने लड़कर हमसे आजादी ले ली और हम अपना काला मुंह लिए अपने देश वापस आ गए।